Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Upper Six. I am Pawan Anand, your teacher, your mentor, your guide, आपका दोस्त। ये वीडियो भी पार्ट है पिछले वीडियोस से आगे का पार्ट, यानी कि नेशनल इनकम जिसमें जो हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स, सीबीएसई, आईसीएसई या आईएससी कहें उसको। तो अभी तक हमने वीडियोस में जो बात करी है, पीछे हमने स्टार्ट किया था फैक्टर वर्सेस ट्रांसफर पेमेंट्स की बात हमने करी थी। फिर हमने कहा था कि टू सेक्टर फ्लो क्या होता है, लीकेजेस क्या है, इंजेक्शंस क्या है, स्टॉक वेरिएबल्स, फ्लो वेरिएबल्स, तो इन्वेस्टमेंट की बात भी करी थी। तो उसी उन्हीं वीडियोस के कंटिन्यूशन में ये नेक्स्ट वीडियो हमारा है। इसमें बात करेंगे हम डोमेस्टिक टेरिटरी की। अगेन मैं फिर से कहूँगा आपको बार बार कि ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये सब के सब एक से एक लिंक बना हुआ है इनका जो है। जब तक आपको पिछला टॉपिक नहीं आएगा, नेक्स्ट टॉपिक समझने में शायद प्रॉब्लम आपको आएगी। हालांकि अभी तक जो टॉपिक है, ये जो थोड़ा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जब हम आगे चलेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे या हम और इस तरह की चीज़ों की बात करेंगे, तो वहाँ पे फिर ये सब चीज़ें, जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं पिछले के वीडियोस के अंदर भी, वो सब आपके काम आने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल आप वीडियोस के अंदर इंटैक्ट रहिए, बने रहिए, कोई भी वीडियो आप मिस मत करिएगा। तो हम शुरू करते हैं फटाफट से। आज का टॉपिक हमारा है डोमेस्टिक टेरिटरी। सो डोमेस्टिक टेरिटरी सुनने में ऐसा लगता है ना कि जैसे इंडिया की बाउंड्रीज हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया के ऐसे वो बाउंड्रीज बनी हुई हैं, है ना। ऊपर कश्मीर, फिर पंजाब, फिर दिल्ली, फिर इधर हम जाएंगे तो राजस्थान, उधर चले जाएंगे तो हम बीच में मध्य प्रदेश, उधर जाएंगे तो हमारा जो है दूसरे बिहार एंड ऑल ईस्टर्न की तरफ हम चले जाएंगे, फिर राजस्थान से नीचे गुजरात आएगा। तो ये हमारी क्या एक तरह की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा उससे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर नहीं है, किसी और कंट्री में जाके हैं, फिर भी उनको हम मानते हैं कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। और ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारी इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं भाई, ये इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है ना। तो सिंपल सी बात आप समझिए कि जहाँ पर भी हमारी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, जहाँ भी हमारे लॉज अप्लाई होते हैं, हमारी कंट्री के लॉज अप्लाई होते हैं, वो हमारी एक तरह से डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब हम क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे या इंक्लूड नहीं करेंगे, उसकी हम बात करते हैं अभी। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी की। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। यस, यस गाइस। तो ये यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन क्या है इसकी: इकोनॉमिक टेरिटरी विद इन अ गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन वेयर पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली, है ना। जहाँ पे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो, है ना, हमारी अपनी ही कंट्री। अच्छा चलिए, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है ना। जैसे मान लो कि आप इंडिया से बाहर किसी कंट्री में जा रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए आप यूएस जा रहे हैं या किसी यूके जा रहे हैं। तो इंडियन एयरक्राफ्ट में आप बैठ गए हैं, इंडिया से आप बैठे हैं, और वहाँ के किसी एयरपोर्ट पे आपका जो है एयरक्राफ्ट आपका लैंड कर गया है। तो आप अभी एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप कौन सी कंट्री टेरिटरी में आएंगे उस वक्त? तो ऐसा आपको लगेगा कि आप अगर यूके गए हैं तो आप यूके की टेरिटरी में आएंगे? नो। उस प्लेन में जब तक जहाँ जब जिसमें आप बैठे हुए हैं, वहाँ पे इंडियन लॉज ही एप्लीकेबल हैं। वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी तो इंडियन पुलिस ही उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, वहाँ की पुलिस नहीं करेगी उसको। तो ये हम बोलते हैं कि हमारी इंडिया की ही टेरिटरी का पार्ट है। ऑल दो जोग्राफिकली तो वो यूके पहुँच गया है एयरक्राफ्ट, वो जो प्लेन है, बट नहीं, उसको भी हम मानते हैं कि इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि हम किसको इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हम डिस्कस करते हैं इन स्लाइड्स के अंदर। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन जो है, इकोनॉमिक टेरिटरी विद इन गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे पर्सन है, गुड्स हैं, कैपिटल है, वो फ्रीली मूव कर सके। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंट है किससे? जोग्राफिकल टेरिटरी से, जोग्राफिकल बाउंड्रीज से, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है हमारे लिए की कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए इसके हमारे पास, है ना। एक तो होगी हमारे पास ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होगी सारी की सारी, है ना। ऑल्दो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एक्सक्लूजन्स हैं, है ना, जिसको हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, बट फिर भी हम देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें लेके चल रहे हैं। तो ये जो टेरिटरी विद इन नेशनल बाउंड्रीज, अब नेशनल बाउंड्रीज के अंदर कुछ ना कुछ हमारा एयर स्पेस भी आता है कि हमारा प्लेन जो है वो कहाँ तक बिना किसी और कंट्री में जाए, वो वहाँ हमारी अपनी कंट्री में ही माना जाएगा, है ना। एक एयर स्पेस होता है हमारा। ऐसे ही टेरिटोरियल वाटर है, ये एक 12 नॉटिकल माइल्स है ना, ऑलमोस्ट ये 14 किलोमीटर तक की डिस्टेंस होती है। हम बोलते हैं कि हमारे अपने टेरिटोरियल वाटर है ना। वहाँ पे हमारी भी अपनी जो नेवी है वही वहाँ पे रहती है, जो पूरी गार्ड करती है हमारी कंट्री को। फिर आगे इसमें एग्जांपल्स क्या हो गए कि इंडियन, ये तो हो ही गया ठीक है ना, कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी हमारी टेरिटरी है, प्लस जितना भी टेरिटोरियल वाटर है हमारा जो है, तो वो भी हमारी ही बाउंड्रीज का पार्ट है, उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानते हैं अपना जो है। सो नेक्स्ट इज, यस, अब ट्रांसपोर्टेशन एसेट्स आगे हमारे पास क्या क्या: शिप्स, एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ग्लोबली, हमारे रेजिडेंट्स यानी कि चाहे वो हमारी जो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे हमारी कंपनीज हैं, है ना। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि हु इज़ अ नॉर्मल रेजिडेंट। तो जो हमारे रेजिडेंट हैं, तो उनके जो भी शिप्स हैं, यानी कि जो हमारी कंपनीज के शिप्स हैं, हमारे अपने एयरक्राफ्ट्स हैं,
वो किसी भी कंट्री में पहुंच जाए इंडिया से, कहीं भी टू एंड फ्रो आ रहे हैं जा रहे हैं, बट वो हमारी अपनी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसिडर होते हैं। देन वी आर सेइंग, एग्जांपल दिया हमने इसके ना, इंडियन एयरक्राफ्ट एट हेथ्रो एयरपोर्ट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इंडिया टेरिटरी, जो हमारे से पहले से बात करी है। तो कोई भी हमारे शिप्स हैं, फिशिंग वेसल्स हैं पानी के अंदर जो हैं, वो सब जो भी हमारी टेरिटोरियल वाटर के अंदर चीज़ें हैं, वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हैं। नेक्स्ट आता है, जितने भी मैंने कहा कि आपको देखिए ऑयल, नेचुरल गैस एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, ये चाहे हमारे अपने वाटर में आ जाएं या किसी और कंट्री के वाटर में आ जाएं, तो यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि हमारी अपनी टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे इसके अंदर, है ना। जैसे मान लो 12 नॉटिकल्स के बियॉन्ड, है ना, जो रिलायंस कंपनी ने मान लो अपना कोई जो है इस तरह का जो है प्लांट लगा रखा है इस तरह का पानी के अंदर, जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो भी इंडिया की ही टेरिटरी का, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसिडर होगा, ना कि फॉरेन कंट्री टेरिटरी का पार्ट कंसिडर होगा। नेक्स्ट इज, जितने भी हमारी एम्बेसीज है ना, ऑब्वियस सी बात है कि हमारी एम्बेसी हमारी कंट्री में तो होगी नहीं, है ना, इंडियन एम्बेसी तो किसी और कंट्री में जाके होगी। तो वो इंडियन एम्बेसी किसी भी कंट्री में जो है, इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं जितने भी, वो सब इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हैं, ऑल्दो वो किसी और कंट्री में है, बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारा अपना कोई किसी कंट्री में मिलिट्री बेस है, जैसे मालदीव में मिलिट्री बेस है इंडिया का, जो है आजकल काफ़ी वो इशू में है, काफ़ी न्यूज़ में, सॉरी, तो वो भी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। जैसे यूएस का बेस अफगानिस्तान में था पहले, तो वो यूएस की ही टेरिटरी का पार्ट माना जा रहा था, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जा रहा था। तो दिस इज एक तरह से ये भी जितने भी हमारी एम्बेसीज जो हैं, इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड के अंदर, वो सब इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हैं। नेक्स्ट इज, यू कैन सी एक्सक्लूजन्स, है ना, कि हम इसमें जो है किस किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो भाई एक बात याद रखना कि जितनी भी कंपनीज होती हैं, अगर इंडियन किसी कंपनी की ब्रांच किसी फॉरेन कंट्री के अंदर है, तो जिस कंट्री में है वो उसी कंट्री की टेरिटरी का पार्ट है। सिमिलरली, अगर फॉरेन किसी कंपनी की ब्रांच इंडिया में है ना, जैसे हम कहते हैं होंडा कंपनी की फैक्ट्री इंडिया में है, एप्पल ने अपना यहाँ पे अपनी प्लांट लगा लिया है अपना इंडिया के अंदर, तो जो इंडिया में फैक्ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, किसी भी कंट्री की हो, अपनी भी हो चाहे फॉरेन की भी, वो हमारी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है ना। रिमेंबर, मैं यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेशनल वर्ड नहीं लगा रहा, तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसके अलावा जो भी हम कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो एम्बेसीज हैं, वो हमारी कंट्री की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। हमारी एम्बेसीज दूसरी कंट्री में अगर है, तो हमारी टेरिटरी का पार्ट है। तो भाई जो इंडिया के अंदर एम्बेसीज होंगी, तो वो भी जिस कंट्री की एम्बेसी है, उसी कंट्री की ही वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। क्लियर? तो ये हमने बात की इसके अंदर जो है, एक तो हमारी कंपनीज फॉरेन कंट्रीज के अंदर, वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज हमारी कंट्री के अंदर है, या मिलिट्री बेसिस हमारी कंट्री के अंदर है, वो हमारी इंडिया की ही डोमेस्टिक, वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो दो इंक्लूजन, आप एक्सक्लूजन सॉरी, आप याद रखिएगा इसके अंदर, कि पहले तो इंडियन कंपनीज की ब्रांचेस अब्रॉड, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी। और दूसरा एक्सक्लूजन इसके अंदर आएगा कि जो फॉरेन एम्बेसीज इंडिया के अंदर हैं, या फॉरेन मिलिट्री बेसिस इंडिया के अंदर हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो अब हम आगे जाके बात करेंगे कि हु इज़ अ नॉर्मल रेजिडेंट, है ना, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एक आएगी कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। यस गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कि हु इज़ अ नॉर्मल रेजिडेंट इन इकोनॉमिक्स। तो इस स्लाइड में बात करते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है ना। तो देखो, नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशंस का मीट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके माइंड में एक अगर कन्फ्यूजन होगा कि एक तो होता है सिटीजन, है ना, और एक होता है रेजिडेंट, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। इंडिया से बहुत लोग जाते हैं बाहर, कनाडा पीआर ले लेंगे, पीआर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं पीआर लेंगे। तो पीआर का मतलब होता है कि परमानेंट रेजिडेंसी तो मिल जाएगी, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। उसके लिए उनको फिर अलग से कुछ साल वहाँ रहना पड़ता है, फिर दे अप्लाई सिटीजनशिप जो है, फिर उनका वहाँ का पासपोर्ट बनता है। सो तब तक वो रेजिडेंट ही माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि रेजिडेंट होना और सिटीजन होना, ये दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं। ठीक है, तो दो कंडीशंस जो इसमें ज़रूरी है मीट आउट होना, कि एक तो जो पर्सन है वो उस कंट्री के अंदर मोर देन ईयर रह रहा होना चाहिए, है ना, नंबर वन। और नंबर टू जो है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के साथ लाई करना चाहिए, ये है ना। तो पहली कंडीशन कि वो वहाँ रह रहा होना चाहिए, मतलब उसकी ड्वेलिंग हो, उसका घर हो, वहाँ पे कुछ भी उसके पास हो जो मोर देन 1 ईयर से वहाँ पे रह रहा हो। हालांकि देखो, अगर कोई पर्सन किसी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, तो वो कंट्री उसको अलाउ ही नहीं करती है रहना, जो है ना। बहुत सारी कंट्रीज में 6 मंथ्स का रूल है, कुछ कंट्रीज में 11 मंथ्स का रूल है। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल्स इस तरह के हैं।
तो वो रहने अलाउ ही नहीं करती हैं लीगली। इलीगली लोग करते हैं वो अलग बात है। तो नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशन होनी बहुत जरूरी है। नंबर वन, दैट पर्सन मस्ट स्टे इन दैट कंट्री फॉर मोर देन अ ईयर, एंड नंबर टू जो है उस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ लाई करना चाहिए, वो वहाँ की इनकम वहाँ पे अर्न कर रहा हो, उसी कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, वहाँ पे टैक्सेस वगैरह भर रहा हो। तो ये हमारे दो कंडीशंस होनी चाहिए इसके अंदर। बात करते हैं इनके बारे में अगली स्लाइड के अंदर जो है। लेट्स सी। यस, नॉर्मल रेजिडेंट है ना। अच्छा, नॉर्मल रेजिडेंट जो है कोई जरूरी नहीं कि वो कोई पर्सन ही होगा, वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी कंट्री का जैसे बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इंडिया का रेजिडेंट बैंक है, इंडिया की रेजिडेंट कंपनी है। टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, है ना, ये सब इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन रेजिडेंट कंपनीज हैं। तो रेजिडेंट जो है मे बी अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद द कंट्री इन विच ही शी और इट जो है लिव्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है देखिए, अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन ordinarily residing in a country with a center of economic interest in that country, और दिस इज कॉल्ड जो है नॉर्मल रेजिडेंट। और क्राइटेरिया क्या हो गया कि स्टे फॉर एट लीस्ट 1 ईयर, नंबर वन, एंड नंबर टू, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये दो चीजें फुलफिल होना जरूरी हैं किसी भी पर्सन को या इंस्टीट्यूशन को किसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए। अगेन आई रिपीट, नंबर वन, स्टे फॉर एट लीस्ट 1 ईयर एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। लेट्स सी व्हाट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, की कंडीशंस जो मैंने आपसे पहले बात करी, नंबर वन, स्टे फॉर मोर देन अ ईयर, नंबर टू, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो अब हम किन किन लोगों को, किन किन लोगों को, इंस्टीट्यूशन को नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करेंगे, इंक्लूजन क्या क्या होते हैं उसके अंदर, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो ये है, इट इंक्लूड्स सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स है ना, रेजिडेंट से अलग बात हो गई ये। रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर ओवर अ ईयर विद इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसके पार्ट ही हो गई। दूसरा कि इंटरनेशनल बॉडीज आर नॉट रेजिडेंट्स ऑफ होस्ट कंट्री बट देयर स्टाफ आर, है ना। देखो, जो उसके स्टाफ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, है ना, किसी भी कंट्री के अंदर जो है मान लीजिए, तो उसका रेजिडेंट अगर वो उसी कंट्री के लोग हैं वहाँ के जो है ना, तो उनको बोलते हैं कि वो हमारे रेजिडेंट माने जाएंगे उसके अंदर। जैसे नीचे लिखा हुआ है ना, लोकल एम्प्लॉयज इन फॉरेन एम्बेसीज आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो मान लीजिए इंडिया के अंदर यूएस एम्बेसी में कोई इंडियन काम कर रहा है, तो वो तो इंडियन रेजिडेंट ही तो माना जाएगा ना अल्टीमेटली। तो ये ध्यान रखिएगा आपकी, और ये ध्यान रखिए इसमें इंटरनेशनल बॉडीज आर नॉट रेजिडेंट्स ऑफ होस्ट कंट्री, वो जिस कंट्री के हैं उसी के ही वो रेजिडेंट माने जाते हैं उसके अंदर जो है। हाँ, वहाँ पे लोकल लोग काम कर रहे हैं तो वो माने जाएंगे उसके अंदर। और लास्ट है कि वर्कर्स क्रॉसिंग बॉर्डर्स, है ना, जो जो जैसे मान लीजिए जैसे यूरो जोन के अंदर होता है, कुछ लोग जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए, है ना। जैसे मान लो जो है नेदरलैंड से स्विट्जरलैंड चले गए हैं और वीकेंड पे वापस अपनी कंट्री में आ गए हैं, तो वो अपनी कंट्री के ही रेजिडेंट्स हैं, जहाँ पे वो काम करने गए हैं वहाँ के नहीं हैं। इंडिया और नेपाल में ऐसा होता है कि बहुत लोग सुबह जाते हैं और सॉरी शाम को वापस आ जाते हैं, तो वो भी अपने जिस कंट्री के लोग हैं, जिस कंट्री में उनका घर है, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ पे इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है, उसी के रेजिडेंट हैं, ना कि जिस कंट्री में वो काम करने इस तरह से टू एंड फ्रो बार बार हो रहे हैं उसके वो रेजिडेंट नहीं है। तो ये बात होगी नॉर्मल रेजिडेंट की। अब हम डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेजिडेंट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक इनकम का। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी, रेजिडेंट्स एंड डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तब मैं बात करूँगा आपसे कि नेशनल इनकम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और नेशनल इनकम का डोमेस्टिक इनकम से क्या डिफरेंस है, नेशनल इनकम के अलग अलग एग्रीगेट्स कौन से, वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ अगर आपको अच्छे से बात समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जानी चाहिए। ठीक है। सो हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। Yes, guys, this is very important concept. Domestic income, also called domestic factor income. What is this domestic income in economics? So do remember what we discussed earlier, the concept of domestic territory as well as the concept of residence. And जो very first वीडियो में डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के साथ कि फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें वी विल यूज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स टुगेदर। फैक्टर इनकम्स, डोमेस्टिक टेरिटरी, रेजिडेंट्स का यूज है कि नहीं है वो हम देख लेते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। हालांकि अंडरस्टैंडिंग उसकी जरूरी है उसकी, है ना। तो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड में इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है ना। वैसे बताया तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले से कि जब जब आप थोड़ा सुन लोगे फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हुए आपको चीज़ें जो है वो माइंड में रिकॉल रिकैप रहेंगी उसके अंदर जो है।
ओके, सो डोमेस्टिक इनकम जो है, नंबर वन थिंग, इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। आई रिपीट, इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, नो ट्रांसफर अर्निंग्स। डोमेस्टिक इनकम चाहे नेशनल इनकम, ट्रांसफर तो आती ही नहीं है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। सो इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय, अब ये अर्न कोई भी करे, रेजिडेंट्स कर रहे हो, नॉन रेजिडेंट्स कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा ना कि हमारी कंट्री के अंदर एक इंडियन कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, और एक फॉरेन कंपनी इंडिया में है, उसने प्रॉफिट कमाया, तो वो भी हमारे लिए हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बन जाएगी। तो रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम मैटर नहीं करेगी यहाँ पे, बट जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी वो है कि दिस फैक्टर इनकम मस्ट बी अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। I repeat the entire definition. It is the sum total of factor incomes earned by whosoever residents, non-residents कोई भी हैं, but it should be earned within the domestic territory. अब इसी बात को मैं आपको एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट में दिखाता हूँ कि कैसे होती है। पहले डेफिनेशन पढ़ लो इसकी, और फिर आपको दिखाता हूँ इसका मैं एक फ्लो चार्ट जो है। So this is the definition: the sum total of factor incomes in a domestic or economic territory of a country regardless, है ना, कोई भी करे प्रोडक्शन फैक्टर अर्निंग, कोई भी अर्न करे, रेजिडेंट्स करें चाहे नॉन रेजिडेंट्स करें, इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। लेट्स सी द फ्लो चार्ट नाउ। यस, ये देखिए, थोड़ा सा ये लाइट है बट फिर भी काम आ सकता है आपके। तो पहला लिखा हुआ है डोमेस्टिक इनकम, नंबर टू उसके बाद उसी में जो क्या चीज़ आ रही है कि सम ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड इन द डोमेस्टिक ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन, और रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट्स दोनों की ही अर्निंग इसमें आ जाती है। ठीक है, तो अभी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की मैं आपसे बात करूंगा कि ये नेशनल इनकम, सॉरी, ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो आपने ये दो टेस्ट पास होने ज़रूरी हैं उसको डोमेस्टिक इनकम में आने के लिए। पहला टेस्ट पास होना ज़रूरी है कि वो फैक्टर इनकम होनी चाहिए, और दूसरा टेस्ट होना चाहिए कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आनी चाहिए। अर्न कोई भी कर रहा हो उसी को फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चंस आएंगे तो उसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे इस बात को। अगेन, टू टेस्ट मस्ट बी पास। नंबर वन, इट शुड बी फैक्टर इनकम, एंड नंबर टू, इट शुड बी अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी। सो लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इसका एम्फेसिस किस पे है? रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉट कंसीडर्ड, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ओनली फैक्टर इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी मैटर्स। यस, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि ब्रिटिश सिटीजन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन लंदन, तो भाई पहली बात तो चलो उसको कोई सैलरी वगैरह मिल रही है तो फैक्टर इनकम तो वो हो गई, ठीक है, बट क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है कि नहीं? नंबर टू, देखो फैक्टर इनकम होनी चाहिए और इंडिया की टेरिटरी में अर्न की होनी चाहिए। अब आपके माइंड में तो क्वेश्चन आ जाएगा कि ये तो ब्रिटिश सिटीजन है ना, ये तो हमारा तो है ही नहीं बंदा, ये तो बाहर का बंदा है, इसको जो मिल रहा है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट कैसे है? तो नो, गो एज पर डेफिनेशन कि इट शुड बी फैक्टर इनकम। काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ पेमेंट तो फैक्टर इनकम मिलेगी उसको। बट ये हम लिखा है यहाँ पे इंडियन एम्बेसी। मैंने कहा ना कि जो हमारी एम्बेसी दूसरी कंट्रीज में है वो हमारी ही यानी कि इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो यस इट विल बी एडेड या इंक्लूडेड। रेंट अर्न्ड बाय इंडियन सिटीजन इन बर्लिन, अब बर्लिन में कोई उसका घर वगैरह है, वहां पे उसको रेंट आ रहा है, तो भाई जो उस कंट्री में घर है उसका, है ना, मैंने कहा ना कि जैसे कोई प्रोडक्शन यूनिट मान लीजिए आप, जैसे है ना, आप घर है अर्निंग कर रहे हैं तो अपने आप में एक प्रोडक्शन यूनिट बन गया वो अपने आप में वहां जाके, वहां पे होके, तो वो जिस कंट्री में होती है उसी कंट्री की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है ना। हमारी कंट्री के अंदर अगर फॉरेन कंपनीज हैं तो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, फॉरेन एम्बेसीज नहीं, फॉरेन कंपनीज, है ना। तो फॉरेन कंपनीज, जो कंपनी जिस भी कंट्री में काम कर रही है उसी कंट्री की टेरिटरी का पार्ट है। तो यहाँ पे है रेंट अर्न्ड बाय इंडियन सिटीजन, अब इंडियन सिटीजन मैटर ही नहीं करता यहाँ पे, है ना, बर्लिन में है, तो ये आप देखिए कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में है कि नहीं, नहीं है, तो आंसर आ गया इसका नो। आई यूज द हाईलाइटर, तो आंसर आ गया इसका नो, बिकॉज द प्रॉपर्टी इज इन बर्लिन, नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। प्रॉफिट्स ऑफ अमेरिकन बैंक इन न्यू दिल्ली, है ना, मैंने कहा ना कि प्रोडक्शन यूनिट है, अमेरिकन बैंक एक प्रोडक्शन यूनिट है, जिस कंट्री में होती है उसी की टेरिटरी का पार्ट होती है। प्रॉफिट है तो फैक्टर इनकम है, इंडिया की टेरिटरी में है, तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में, देखो यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, मैं नेशनल इनकम नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में किसी चीज़ का होना और नेशनल इनकम में किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी हम सिर्फ बात करते हैं इस वीडियो के अंदर डोमेस्टिक इनकम की हम बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट्स ऑफ अमेरिकन बैंक इन न्यू दिल्ली, इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक इनकम क्योंकि इट इज अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट इज
इनकम ऑफ इंडियन बैंक ब्रांच इन लंदन। अभी लंदन में ब्रांच है इंडियन बैंक की, वहाँ पे ये प्रोडक्शन यूनिट लगी हुई है, तो इंडिया की टेरिटरी के बाहर है, तो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक इनकम। ऑल द फैक्ट इनकम तो है बट इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है ये। तो की पॉइंट्स, डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स इनकम अर्न इन डोमेस्टिक टेरिटरी रिगार्डलेस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो आने वाले वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम से किस तरह वो डिफरेंट है, कौन कौन सी चीज़ों को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, किन किन को इंक्लूड नहीं करते, और फिर हम बात करेंगे उसके बाद मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या चीज़ है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या चीज़ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड ये चीज़ें क्या होती हैं, और फिर हम आ जाएंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो उसके 8 एग्रीगेट्स हैं हमारे पास, उसकी हम बात करेंगे, उनकी डेफिनेशन की बात करेंगे, और फिर स्टार्ट हो जाएंगे हमारे मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम, जिसमें वैल्यू एडेड मेथड आएगा, इनकम मेथड आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड आएगा, और इसी कंटिन्यूशन में हम चलते जाएंगे आगे। हम वेलफेयर की बात करेंगे, है ना, तो हम रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर की बात करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं नेशनल इनकम के, उनको हम जल्दी से आने वाले 2 3 4 वीडियोज़ के अंदर फिनिश करके फिर हम नेक्स्ट यूनिट पे मूव ऑन करेंगे, कि जो हमारी होगी आइदर मनी एंड बैंकिंग वी कैन स्टार्ट, और वी कैन ऑल्सो स्टार्ट जो है थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे एमपीसी एपीसी ये सब चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। तो ये सब वीडियोस में आप बने रहिए। तो नेक्स्ट जो है अब हमारी वीडियोस हैं वो मैं इसके बाद अपलोड करूँगा। तो मेरी आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बच्चों, है ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप अगर किसी और से शेयर करेंगे तो एक तरह से आप उसकी केयर करते हैं, ये अच्छी बात होती है शेयर करना। नॉलेज बांटने से ही नॉलेज बढ़ती है, हालांकि यहाँ पे नॉलेज तो मैं बांट रहा हूँ, आप तो सिर्फ वीडियो ही शेयर करेंगे। तो फिर से आई विश यू वेरी गुड हेल्थ, है ना, तो स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे वेल्दी टू, है ना। पैसा भी बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, अच्छे से सारे मन की जो इच्छाएं पूरी होनी ज़रूरी है। सो आई विश यू दैट थिंग ऑल्सो। ओके, गुड डे, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टू। यस।